प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सफल नक्सल रोधी अभियान के बाद गृहमंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल कहा था कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कुर्रेगुट्टा पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने अब तक के सबसे बड़े अभियान को अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक सफलता बताया। श्री शाह ने कहा कि प्रतिकूल मौसम और पहाड़ी क्षेत्र की कठिन चुनौतियों के बावजूद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, विशेष कार्य बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले कल बीजापुर में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि ये अभियान 21 दिन तक जारी रहा। श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण समर्पण करने वालों की संख्या बढ़ी है। श्री सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण नक्सली गतिविधियां कम हो रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पाकिस्तानी झंडे और उससे जुड़े सामान की बिक्री पर अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, युबा इंडिया, ईटीसी, फ्लैग कंपनी और फ्लैग कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस तरह की असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तुरंत ऐसी सभी सामग्री हटाने और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ सहमति पत्र को निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जेएनयू ने ये जानकारी दी। जेएनयू ने ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया है। पोस्ट में कहा गया है कि जेएनयू देश के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों की शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इस ऑपरेशन के दौरान सेना की वीरता और रणनीति प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि के प्रति सम्मान में आज शाम जम्मू में तिरंगा यात्रा रैली निकाली जाएगी। सेनाओं के प्रति समर्थन और सराहना व्यक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव अशोक कौल ने नागरिकों से अधिक संख्या में तिरंगा रैली में शामिल होने की अपील की है। पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से आतंकवाद से मुकाबले की बात करता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देने और मान्यता देने का काम लगातार कर रहा है। मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी हाफिज सईद का भतीजा फैसल नदीम उर्फ अबू कत्ल हाल में कराची में राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए देखा गया, जो आतंकवाद और राजनीति के बीच गठजोड़ का ठोस सबूत है। फैसल नदीम की उपस्थिति दर्शाती है कि वह पाकिस्तान के राजनीतिक जीवन का एक सक्रिय हिस्सा है। उग्रवादियों और आतंकवादियों के साथ गठजोड़ लंबे समय से पाकिस्तान की राजनीति की खासियत रही है। फैसल नदीम की उपस्थिति और उसके बयान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करते हैं। भारत की तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में आज संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के अनुपालन के लिए सुरक्षा परिषद की समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत प्रस्ताव 1267 के तहत समिति में मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी गुट के रूप में सूचीबद्ध कराना और इस गुट को पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। यूक्रेन और रूस लंबे समय बाद सीधी शांति वार्ता फिर शुरू करने के निकट हैं। 3 वर्ष पहले दोनों देशों के बीच आमने सामने की बातचीत हुई थी। रूस और यूक्रेन के शिष्टमंडल आज तुर्की के इस्तांबुल में सीधी शांति वार्ता करेंगे। इस बीच रूस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। रूस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की रूसी शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। बलूचिस्तान में राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस क्षेत्र में दशकों से चल रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला दिया। सोशल मीडिया में स्वतंत्र बलूचिस्तान के प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज और मानचित्र की तस्वीरें लगातार आ रही हैं।
प्रमुख बलूच नेता और लेखक मीर यार बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग करते हुए और बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है की घोषणा करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। श्री मीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में निःशुल्क आरती दर्शन और आवास व्यवस्था शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की मदद करने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पाक के दोस्तों की खैर नहीं, तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट शुरू। अमर उजाला ने भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई के शपथ लेने के बाद मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, CJI की शपथ, मां को प्रणाम। ट्रंप के सिनेमा शुल्क के विरोध के साथ शुरू हुआ 78वां कान फिल्म समारोह। रॉबर्ट डिनीरो ने सिनेमा पर 100% शुल्क लगाने का किया विरोध, जनसत्ता की खबर है। उत्तर भारत में अब चढ़ेगा तापमान, गंगा के मैदानी इलाकों में 3-4 दिन परेशान कर सकती है गर्मी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। हिंदुस्तान ने चिंता शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, बच्चों की नींद और खुशी छीन रहा मोबाइल। रिपोर्ट में खुलासा, बच्चे अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे हैं।